हाय एवरीवन, तो आज हम लोग कवर करेंगे नक्सलिज्म थीम को। ठीक है, हम लोगों का जो ये सीरीज़ चल रहा है यूट्यूब बैच का, उसमें से सिक्योरिटी से रिलेटेड 2 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। जो 2 थीम है उसे हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये जो है 3rd थीम होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे नक्सलिज्म टॉपिक को। जितना भी टाइप्स हैं, जितना भी मेथड है, हर चीज़ को हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे कि कवर हो जाए। ठीक है, ये सिक्योरिटी का टॉपिक है जो कि पेपर 2 में पूछे जाते हैं। पूरा कंप्लीट पेपर 2 कवर होगा इससे, है ना। जो नक्सलिज्म टॉपिक है, हर एक डायमेंशन को कवर करेंगे, हर एक डाइवर्सिटी को कवर करेंगे कि जहाँ से क्वेश्चन बन सके। ये बेस्ड है पुराना साल के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं पेपर 2 में। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड या बैच से रिलेटेड या फिर पूरे CAPF AC एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और इसका PDF जो है इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो इसको चेकआउट कर लेना, क्योंकि एक बार रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, फिर नक्सलिज्म को पढ़ते हैं। क्या है नक्सलिज्म, क्या है इसका कॉसेस, क्या है, क्यों इतना नक्सलिज्म बढ़ रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट है, हर एक डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। नक्सलिज्म है क्या, सबसे पहले ये समझ लो। नक्सलिज्म रिफर टू मिलिटेंट लेफ्ट विंग मूवमेंट इन इंडिया रूटेड इन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। इट एम टू एड्रेस सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वलिटीज़ थ्रू आर्म स्ट्रगल। ये लिखा क्यों गया है, मैं तो चाहूँ तो इसको जस्ट बता भी सकता हूँ, बोल के बता भी सकता हूँ, लेकिन नहीं, इसको अपने पास रखना, ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसको लिखा ही इसलिए गया है कि एक बार अपने से रिवाइज कर सको। और ये जो पूरा स्लाइड बना है वो एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बना है। मतलब पहले इंट्रोडक्शन, फिर पूरा जो मेन बॉडी होगा उसमें जितना भी डाइवर्सिटी है उसको कवर किया गया है, फिर कंक्लूजन लिखा गया है। ठीक है, तो चलो यहाँ पढ़ना तो है, स्लाइड को आप लोग भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पढ़ाना भी है। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि जो नक्सलिज्म है और जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, ठीक है, नक्सलिज्म या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म दोनों सिनोनिज्म है। दोनों को हम लोग एक तरीक़े से इंटरचेंजली यूज़ करते हैं। ठीक है, हालांकि जो नक्सलिज्म है इसका एडवांस फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट विंग टेररिज्म को, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को, लेकिन मोस्टली हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं दोनों को एज अ सिनोनिज्म। तो जो नक्सलिज्म है रिफर टू मिलिटेंट क्या होता है यहाँ पे समझो। मिलिटेंट क्या होता है, हर एक पॉइंट को यहाँ पे समझना है अपने को। मिलिटेंट ये क्या है, एक वायलेंस तरीक़ा से कुछ भी कॉसेस हैं उसको क्या है, ये जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं मिलिटेंट लोग। चाहे वो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो, है ना, जैसे कि पॉलिटिकली कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो गया कि या फिर कोई भी स्कीम आ गया तो उसको गवर्नमेंट ठीक से रन नहीं कर रही है, तो उस पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए, उस स्कीम के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाह रहे हैं, फोर्स करना चाह रहे हैं, प्रेशराइज करना चाह रहे हैं कि उस स्कीम को अच्छे से लागू करो। तो एक तरीके से मिलिटेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि वायलेंटली हर काम को कराने के लिए योग्य होते हैं। ठीक है, तो नक्सलिज्म रिफर टू मिलिटेंट लेफ्ट विंग मूवमेंट इन इंडिया रूटेड इन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। क्या होता है कम्युनिज्म, पहले तो कम्युनिज्म समझ लो। सबसे पहले क्या लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं, फिर वहाँ समझो। यहाँ पे जो आया है, टर्म आया है, वो है कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म ये चाहते हैं कि जितना भी मास प्रोडक्शन हो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। यहाँ पे मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जितना भी फैक्ट्री से जितना भी सामान आउटपुट में निकल रहा है, चाहे वो आयरन हो, चाहे सीमेंट हो, एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे आयरन हो, सीमेंट हो, हर इंडस्ट्री से, चाहे सर्विस सेक्टर हो, हर इंडस्ट्री, हर डाइवर्सिटी को ये गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहता है, जिससे क्या है हर इंसान को इक्विटी इसमें मिल सके, हर इंसान को उसका इक्वल शेयर मिल सके। यहाँ पे जो प्राइवेट लिमिटेड होता है, प्राइवेट लोगों का यहाँ पे एंट्री पूरी तरीके से बैन होता है। तो कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी यही होता है कि जितना भी मास प्रोडक्शन हो वो गवर्नमेंट के हाथ में हो, गवर्नमेंट के हैंड में हो। हर चीज़ जो कंट्रोल करेगा वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे प्राइवेट एंटिटी कंट्रोल करता है तो ये अपना प्रॉफिट देखेगा, लेकिन अगर वही चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल करता है तो ये पूरा पब्लिक है उसके उत्थान में, है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें अपना मनी इन्वेस्ट करेगा। लेकिन प्राइवेट एंटिटी ऐसा नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये अपना देखेगा ना भाई, क्योंकि ये प्राइवेट हैं, खुद का रन कर रहे हैं, तो ये अपने लाभ के लिए काम करेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर हर चीज़ जो है गवर्नमेंट के हाथ में हो तो ये क्या है, पब्लिक के लिए कुछ स्कीम्स, फेयरनेस, हर चीज़ ये चला सकते हैं। तो जो कम्युनिज्म है ये आइडियोलॉजी यही होता है कि जितना भी मास प्रोडक्शन हो वो गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल हो, जिससे शेयर जो है इक्वली
हर फील्ड में जा सके, हर पीपल के पास जा सके। समझ आए कम्युनिज्म? जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं उसको कम्युनिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बोलो या फिर कम्युनिज्म बोलो। इट एम टू एड्रेस सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वलिटीज़ थ्रू आर्म स्ट्रगल। जैसे अभी बताया, जैसे कि कोई भी स्कीम ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ या फिर कोई इकोनॉमिकली इनइक्वलिटी है, तो उसको एड्रेस करने के लिए, सोशल रिफॉर्म करने के लिए ये आर्म स्ट्रगल है ना, वायलेंट तरीके से ये सब चीज़ करना चाह रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग नक्सलिज्म। क्लियर है? नक्सलिज्म समझ आ गया किसको बोलते हैं नक्सलिज्म? जो एड्रेस करने के लिए, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिकल इनइक्वलिटीज़ हो, उसको एड्रेस करने के लिए वायलेंट तरीके से ये अपना काम कराते हैं। समझ रहे हो? नेक्स्ट, अब जो नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म इन इंडिया इज़ अ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ अर्जेंट नीड टू एड्रेस डीप सोशियो इकोनॉमिकल इनइक्वलिटीज़, रिजॉल्व लैंड डिस्प्यूट, अपलिफ्ट मार्जिनलाइज देयर कम्युनिटी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कोई भी मान लो ये आदिवासी सेक्टर है, यहाँ पे पूरे आदिवासी लोग रह रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का अगर रिच नहीं है ना, गवर्नमेंट का रिच नहीं है, तो यहाँ पे जो नक्सलाइट लोग हैं ये क्या करेंगे कि गवर्नमेंट में प्रेशराइज करेंगे कि यहाँ पे उत्थान करो। अगर उत्थान नहीं करते हो तो हम लोग वायलेंस तरीके से यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे या फिर वायलेंस तरीके से हर चीज़ करने को यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या ये जो है अपलिफ्टमेंट करते हैं किसका? एक आदिवासी एक सेक्टर को बोल रहा हूँ। आदिवासी के अलावा जितना भी मार्जिनलाइज सेक्टर हैं, मार्जिनलाइज एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट का रिच नहीं होता है, ठीक है, ऐसे एरिया जियोग्राफिकल टेरेन एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट का रिच नहीं होता, तो वहाँ पे क्या करते हैं ये लोग कि जितना भी दिक्कत है वहाँ से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, तो ये नक्सलाइट लोग क्या करते हैं, उससे उत्थान के लिए, उसका अपलिफ्टमेंट के लिए, है ना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हो, उसके लिए आगे आते हैं। ठीक है, नक्सलिज्म का ये मेन है। और ये एक चीज़ याद रखना, ये वायलेंटली होते हैं। अब ऐसा नहीं समझना कि ये तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, लोगों के उत्थान के लिए कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है नक्सलाइट को, है ना, या फिर गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है नक्सलाइट को, क्योंकि ये तो अच्छे ही काम कर रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट का पहुँच नहीं वहाँ पहुँचा रहे हैं। इसमें दिक्कत ये है कि एक चीज़ यहाँ पे पढ़ लो, वायलेंस। ये हर चीज़ में क्या करते हैं, वायलेंस करते हैं। और वायलेंस से कई हद तक ऐसे आते हैं कि गवर्नमेंट को भी उखाड़ फेंकने का ये लोग बात करते हैं। जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटी हैं, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, उसको ये उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये दिक्कत करता है। ठीक है, नक्सलिज्म विच इज़ आल्सो रिफर टू नक्सल, नक्सल बोलो, नक्सलाइट बोलो, है ना, नक्सलवादी बोलो, रिप्रेजेंट मिलिटेंट लेफ्ट विंग मूवमेंट एक्टिव अक्रॉस वेरियस पार्ट ऑफ द अंडर डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये जो है वेरियस पार्ट में है। ये वेरियस पार्ट में आया क्यों, है ना, हर जगह क्यों नहीं फैला, कुछ ही एक पॉइंट तक ही ये क्यों रहा। एक चीज़ माइंड में आना चाहिए कि पूरा जब नक्सलाइट हैं, नक्सलिज्म है, तो पूरा इंडिया के हर स्टेट में फैलना चाहिए। तो हर स्टेट में तो नहीं है, कुछ पार्टिकुलर स्टेट में ही है। क्यों है पार्टिकुलर स्टेट में? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव तो पहले समझो। ऑब्जेक्टिव ये है कि जहाँ गवर्नमेंट का रिच नहीं है, है ना, जो मार्जिनाइज सेक्टर, उसको अपलिफ्टमेंट करना था, है ना। तो ये लोग इस जगह में ज़्यादा पनपे, इस जगह में ज़्यादा ये लोग एक्टिव है जहाँ पे डेवलपमेंट कुछ नहीं था। कहाँ डेवलपमेंट नहीं था? जैसे कि झारखंड का एग्जांपल ले लो, छत्तीसगढ़ का एग्जांपल ले लो, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ये सब क्या है, प्रिमिटिव लोग थे। यहाँ पे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट का रिच पहले नहीं था, है ना, उतना ज़्यादा अपलिफ्टमेंट नहीं था, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था। तो इस जगह में ये लोग ज़्यादा पनपे, ठीक है। और जहाँ पे डेवलपमेंट है वहाँ ये लोग जाके करेंगे क्या, समझ रहे हो। ओरिजिनली नक्सलबारी विलेज इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। द मूवमेंट बिगेन इन 1967 अंडर द लीडरशिप ऑफ चन्नू मजुमदार। ओरिजिनेटिंग अगर इसका देखोगे तो ये नक्सलबारी स्टेट से, नक्सलबारी जो विलेज है ना, दार्जिलिंग स्टेट में एक विलेज है नक्सलबाड़ी, वेस्ट बंगाल में, यहाँ से इसका ओरिजिन हम लोग ट्रेस करते हैं 1967 में। इसका लीडर कौन था? चन्नू मजुमदार था, है ना, जंगल संथाल था और कानू सन्याल थे। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल को खुद ही देख लो, क्यों वहाँ पे स्टार्ट हुआ, बाकी स्टेट से क्यों नहीं हुए? क्योंकि इस एरिया में क्या है, जो डेवलपमेंट है वो मिनिमल थे। उस एरिया का अगर बात करोगे, उस विलेज का बात करोगे, तो वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम में कुछ नहीं थे, है ना। तो इस तरीके से क्या है, जितना भी अंडर डेवलप स्टेट थे, अंडर डेवलप क्या है एरिया थे, वहाँ पे ये लोग ज़्यादा पनपना स्टार्ट हुए। यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ
है ना, इसको कोट करना आंसर राइटिंग जब भी करोगे, ठीक है, जब एग्ज़ाम में लिखोगे तब प्रैक्टिस सीट करोगे तब इसको कोट करना है ना। कोट करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा हूँ। इन 2014 126 डिस्ट्रिक्ट इन 10 स्टेट वर क्लासीफाई एज द मोस्ट अफेक्टेड, और जिसे रेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है ना, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर डिस्ट्रिक्ट मिड अफेक्ट बाई नक्सलिज्म, तो मोस्टली हम इसी एरिया को ही हम लोग कवर करते हैं ज़्यादा, जिसमें नक्सलाइट देखने को मिला है, नक्सलिज्म देखने को मिला है। जैसे झारखंड, बिहार हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को। अर्ली 2025 दिस काउंट इज डाउन टू 12, द मेजोरिटी बिगिन इन बस्तर, मेजोरिटी बिगिन इन बीइंग इन बस्तर। देखो मोस्टली, और छत्तीसगढ़ जो ऐसा स्टेट है जिससे सबसे ज़्यादा नक्सलाइट यहीं पे देखने को मिलता है। फिर झारखंड हो गया, फिर अलग जो स्टेट है जहाँ पे अंडर डेवलप ज़्यादा है वहाँ पे देखने को मिला। तो 2014 में कितने थे, 126 थे, अब ये कितना हो गया है 2025 में, ये 14 हो गया है। तो अगर नक्सलिज्म से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर टॉपिक आता है, आंसर राइटिंग करते हो, तो ये एग्जाम्पल कोट करना है। अब थोड़ा क्या है, थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। ब्रीफली तो समझ गए है ना, ब्रीफली हम लोग समझ गए कि क्यों नक्सलिज्म पनप रहे हैं, है ना, इसका कॉज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो एक प्रॉपर डिटेल में इसका हिस्ट्री समझते हैं। हिस्ट्री ऑफ नक्सलिज्म इन बिगिन इन 1967 विथ नक्सलबारी अपराइजिंग, लेटर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, है ना। पहले एक जगह से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे से जैसे उसके पास इक्विपमेंट आया, उसका डेवलपमेंट हुआ, नक्सलबारी का नक्सलाइट का पीपल क्या है उसका सपोर्ट करने लगे। तो ये जो है ये धीरे धीरे हर जो अंडर डेवलप स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, एरिया है, वहाँ पे ये पनपना स्टार्ट हो गया। डिस्पाइट गवर्नमेंट क्रैकडाउन इट फ्रैक्शनल स्प्रिट, है ना, फ्रैक्शनल में स्प्रिट हुआ। इट इन्वॉल्व इन CPI मॉइस्ट एंड रिमेन ऑन गोइंग सोशियो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस अभी तक। जैसे कि 2025 में बल्कि ये पूरा कम हुआ है, लेकिन अभी तक ये जो है गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंजिंग बना ही हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट यहाँ पे आया है। इसका मतलब क्या होता है, मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, मॉइजिज्म का मतलब क्या होता है। तो ये जो CPI मॉइस्ट है, ये इसका एम क्या था पहले ये समझो। इसका एम था कि जो इंडिया है उसको ओवरथ्रो करना था। इसका जो मेनली जो एम था कि जो इंडिया गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो यहाँ पे करना था, इसका जो मेन एम था, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन अभी के लिए जो पार्टी है ये क्या कर दिए गए हैं, इसको बैन कर दिए गए हैं। सेम एक पार्टी आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, है ना, वो एक जस्ट पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अभी नॉर्मली जो पॉलिटिकल पार्टी है ना इंडिया में, सेम वैसी वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। इट इन्वॉल्व इनटू CPI मॉइस्ट एंड रिमेन ऑन गोइंग सोशियो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये हैं अभी तक। तो ओरिजिन अगर देखोगे नक्सलबारी अपराइजिंग से, क्योंकि यहीं से हम लोगों ने इसका जो नक्सलाइट है इसका क्या किया है, ओरिजिन ट्रेस किए हैं। कहाँ से, नक्सलबारी अपराइजिंग से। तो ये है क्या नक्सलबारी अपराइजिंग। द मूवमेंट बिगेन विथ अ पेजेंट रिवॉल्ट इन नक्सलबारी विलेज वेस्ट बंगाल लेड बाई कम्युनिस्ट लीडर। अब कम्युनिज्म समझ आ गया, जो कम्युनिज्म का थ्योरी को फॉलो करते हैं उसको कम्युनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट लीडर अगेन लैंड, जो लोकल लैंडलॉर्ड है उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया है, स्ट्राइक किए हैं, उसके अगेन अपराइजिंग किए हैं। द रिवॉल्ट प्रोटेस्ट एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिस एंड डिमांड लैंड रिफॉर्म। तो इसके बाद क्या हुआ, डिमांड स्टार्ट हुआ किसमें, लैंड रिफॉर्म में। तो जो ये अपराइजिंग है जिसके अगेंस्ट कर रहे थे वो है लोकल लैंडलॉर्ड जो है। तो लोकल लैंडलॉर्ड के पास क्या है, पूरा ज़मीन है ना, पूरा ज़मीन को रखे हैं और बाकी जितना भी जनता है उससे क्या है पूरा काम करा रहा है। तो इसी के अगेंस्ट, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही ऐसे कराते थे जैसे कि डिमांड, ज़्यादा मनी डिमांड करते थे, है ना, जो वर्क कंडीशन है वो बहुत ख़राब था। तो इसी के डिमांड के लिए इन्होंने क्या स्टार्ट किया है, एक नक्सलबारी अपराइजिंग, इसी के रिस्पेक्ट में एक अपराइजिंग हुआ है। और यही डिमांड के लिए क्या है, इन्होंने स्ट्राइक किए हैं। तो ओरिजिन हम लोग ट्रेस कर सकते हैं नक्सलबारी अपराइजिंग को। फिर यहीं से फॉर्मेशन हुआ CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट को 1969 में, इसी को देखते हुए, है ना। तो इसका आइडियोलॉजिकल भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिमांड स्टार्ट हुआ,
लैंड रिफॉर्म का, एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस करते हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट है। तो ये लोग सोचेंगे कि जब यहाँ हो रहा है तो बाकी जगह भी ऐसे होते होंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मेशन कर दिए गए CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का, जस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी है। फॉलोइंग आइडियोलॉजिकल स्पिरिट विद इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लीडर लाइक चन्नू मजुमदार एंड कनु सन्याल इस्टाब्लिश दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट टू परस्यू एन रिवॉल्यूशन। जैसे अभी बताया, तो ये जो है आइडियोलॉजिकल स्पिरिट हुआ कहाँ से, पहले क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये मार्क्सिस्ट से क्या है, आइडियोलॉजिकल अलग होने के कारण इन्होंने अलग से अपना एक ग्रुप बना लिया, अलग से अपना एक पार्टी बना लिए। कौन है वो, CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। जो इसका जो हेड थे, है ना, जो लीडर थे, जैसे चन्नू मजुमदार हो गया, कानू सन्याल हो गया, इन्होंने एक अलग से इस्टाब्लिश कर दिए। क्या करने के लिए, रिवॉल्यूशन करने के लिए। जैसे कि क्यों रिवॉल्यूशन, क्योंकि इस केस में हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। फिर स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया अदर स्टेट में 1970 आते तक, क्योंकि 1967 तक तो जैसे कि वहाँ पे नक्सलबाड़ी अपराइज हुआ। नक्सलबाड़ी अपराइज होने के बाद क्या है, धीरे धीरे जैसे टाइम बीता तो एक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, ग्रुप स्प्लिट हुआ, वहाँ से न्यू ग्रुप आया। फिर वही ग्रुप क्या है, अलग अलग स्टेट में भी फैलने लगा, है ना। क्योंकि कोई भी अगर पब्लिक को अगर ये ग्रुप का जो आइडिया है, उसका जो पर्पस एम है, अगर ठीक लगा तो क्या है, उसके तरफ अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। द नक्सलाइट मूवमेंट एक्सपांडेड बियॉन्ड वेस्ट बंगाल टू रूरल एरिया। मेनली जो ये लोग थे, जो एक्सपांड स्टार्ट हुआ वो पार्टिकुलरली रूरल एरिया में ही एक्सपांड हुआ। क्यों, क्योंकि अगर सिटी एरिया में जाओगे तो वहाँ तो ऑलरेडी डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एजुकेशन डेवलपमेंट है। लेकिन जहाँ पे जो लेक कर रहे हैं, जहाँ पे डिप्राइव हुए हैं डेवलपमेंट से, वो रूरल एरिया ही है। इसलिए रूरल एरिया में लोग ज़्यादा स्प्रेड हुए। इन स्टेट्स सच एज आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश गेनिंग सपोर्ट फ्रॉम अमॉन्ग मार्जिनलाइज कम्युनिटी। क्योंकि जब ये लोग अपना अगर गेनिंग करेंगे, इसका फॉलोअर्स हो गया, इसका जब पॉपुलैरिटी बढ़ेंगे तो ये क्या है, गवर्नमेंट को भी क्या सप्रेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अथॉरिटी को भी चैलेंज कर सकते हैं। समझ रहे हो। तो इसका जो प्रॉपर एम जो था इस तरीके से थे, इस तरीके से ये लोग प्लानिंग करके चलते थे। ठीक है, समझ रहे हो। फिर इमरजेंस हुआ है न्यू ग्रुप्स का, जैसे कि 1980s आ गया, 1990s आ गया। डिस्पाइट सेटबैक फैक्शन लाइक दी पीपल्स वार ग्रुप हो गया, मॉइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर हो गए, इन्होंने भी क्या है एक अपना ग्रुप इमर्ज करके आए। जैसे होता है ना, अगर एक ग्रुप चल रहा है तो बाकी लोग भी क्या है अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, है ना, चाहे उसका आइडियोलॉजिकल एम सेम हो अलग हो। तो इस तरीके से क्या है डिफरेंट ग्रुप जो है इमर्ज होना स्टार्ट हो गया, जिसमें कंटिन्यूइंग इंसर्जेंसी एक्टिविटी एंड एडवोकेटिंग माइस्ट आइडियोलॉजी को यहाँ पे चैलेंजेस करना स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे दो टर्म यहाँ पे साथ में समझ लेते हैं। जैसे आया हुआ यहाँ पे एक आया है इंसर्जेंट, एक टर्म होता है क्या, मिलिटेंसी, मिलिटेंट बोल लो, मिलिटेंसी बोल लो, और एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं हम लोग इंसर्जेंसी। दोनों में क्या डिफरेंस है। मिलिटेंसी क्या है, जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर कॉसेस है जिसका निगेटिव इफेक्ट हो रहा है। एग्जांपल लेते हैं चाइल्ड मैरिज का, मैं अपने से इस एग्जांपल को ले रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए। चाइल्ड मैरिज क्या है कि सबको पता है चाइल्ड मैरिज जो है दिक्कत क्रिएट करता है, चाइल्ड मैरिज जो है बैन होना चाहिए। तो मिलिटेंसी क्या करेंगे, अपने वायलेंट तरीके से चाइल्ड मैरिज को बैन करना स्टार्ट करेंगे, ये हो गया मिलिटेंसी। लेकिन जो इंसर्जेंसी होता है, इंसर्जेंसी एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं, डायरेक्टली अथॉरिटी को क्या है चैलेंज करता है इंसर्जेंसी। लेकिन मिलिटेंसी क्या है, ऐसा नहीं है, कोई भी एक कॉसेस होगा, किसी का एक कारण होगा, उसको ये लोग चैलेंज करना स्टार्ट करते हैं, है ना। लेकिन जो इंसर्जेंसी है ये पूरा डायरेक्टली हेड को, अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। इंसर्जेंसी एक ब्रॉडर टर्म होता है, ठीक है, लेकिन मिलिटेंसी ब्रॉडर टर्म नहीं होता है, ठीक है। हर एक मिलिटेंसी इंसर्जेंसी हो सकता है, लेकिन हर एक इंसर्जेंसी जो है मिलिटेंसी नहीं हो सकता। समझ रहे हो। तो ये दोनों को टर्म जो है इसको याद रखना है। फिर आया फॉर्मेशन हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट का, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, उसमें अपने को जाना नहीं है। फिर जैसे देखो गवर्नमेंट का काउंटर मेजर होगा, क्योंकि इतना सब चल रहा है, नक्सलबाड़ी से स्टार्ट हुआ है। फिर दो ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट लेनिनिस्ट, तो दोनों पार्टी बन गया। फिर ये अपना
एक्सपांड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का काउंटर तो भी होगा कि बस गवर्नमेंट देखते ही रहेगा, नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ काउंटर रहे हैं। क्या काउंटर रहे? द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड सिक्योरिटी ऑपरेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव टू एड्रेस नक्सलिज्म एमिंग टू कब वायलेंस, है ना, एड्रेस अंडरलाइंग सोशियो इकोनॉमिकल इशू। अगर यही नक्सलिज्म जो है अगर शांति तरीके से अगर गवर्नमेंट के रीच को पहुंचाना चाह रहे तब दिक्कत नहीं था, लेकिन ये लोग जो है वायलेंस तरीके से अगर करेंगे, है ना, कहीं ऐसा हो कि पुलिस स्टेशन को जला रहे हैं, कहीं जो पब्लिक ऑफिसेस हैं उसको डैमेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का रोल प्ले करते हैं इसको काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फेजेस देख लेते हैं नक्सलिज्म का, क्योंकि देखो डिफेंस का तैयारी कर रहे हो, है ना, तो जो नक्सलिज्म है या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड हर एक डायमेंशन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो फेजेस अगर देखा जाए, फेजेस ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया इंक्लूड इमरजेंस, है ना, रीग्रुपिंग कैसे हुआ, कैसे ये लोग इमर्ज हुए। अब इमरजेंस तो पता चल गया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, ये सब तो पता चल गया। फिर इसका रीग्रुपिंग क्यों हुआ, जैसे हम लोग देखें कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो माओइस्ट है, यहाँ से एक ग्रुप अलग उभर के आया है जो कि माओइस्ट लेनिनिस्ट का ग्रुप है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो गया था, आइडियोलॉजी थे, ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, आइडियोलॉजी स्प्लिट हो गया। फिर इसका एक्सपांसन कैसे हुआ, अब इसको हम लोग फेज़ मैनर में समझेंगे। एक तो डिटेल में हम लोग समझ चुके इसको, अब फेज़ मैनर में समझते हैं। फिर इसका कंसोलिडेशन, मार्क बाई आर्म स्ट्रगल, है ना, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जैसे हुआ है अभी, स्टेट रिस्पॉन्सेज, कॉम्बेटिंग फोर्सेस एंड डेवलपमेंट, इस सब चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। द ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया कॉमनली रिफर टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 डिस्ट्रिक्ट फेज। 3 डिस्ट्रिक्ट फेज में इसको डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो एक होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, एक होता है राइट विंग एक्सट्रीमिज्म और एक होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, बार बार बोल दिया। देखो, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है। तो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, ये जो है क्या करते हैं कि जितना भी प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव चीज़ है उसको ये स्टोर करने का काम करते हैं। मतलब ये प्रिमिटिव लोग हैं जो पुराने ख्यालात हैं उसमें जीना पसंद करते हैं, जो अपना कल्चर है उसको ये प्रिजर्व करना चाहते हैं, जो कल्चर हो गया उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। जो मेथड है, जो मेथड से इलेक्शन हो रहे हैं, जो मेथड से जो अभी तक गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, वही मेथड को ये चलाना चाहते थे। ये अपना कुछ ज़्यादा न्यू लाना नहीं चाहते थे। लेकिन जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, है ना, मॉडर्न होना चाहते हैं। ठीक है, जो पुराने जितना भी कल्चर हैं, कस्टम्स हैं, उसको ये थोड़ा निगलेक्ट करते हुए अभी के जो मॉडर्न एज है उसमें ये अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो ये जो मेजरली जो डिफरेंस रहा लेफ्ट विंग और राइट विंग में। तो 3 फेज़ अपने को डिस्कस करना है, उसमें से सबसे पहला फेज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो है नक्सलवादी एंड अर्ली स्ट्रगल, जो 1967 और 1974 के बीच को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट कब हुआ है, 1967 से, तो जस्ट 67 से 77 के बीच हम लोग क्या हुआ उसको यहाँ पे कवर करते हैं। फेज़ 1 ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया वाज स्टार्टेड विथ नक्सलवाड़ी अपराइजिंग 1967। क्यों हुआ, समझ आ गया, क्योंकि वहाँ के जो लैंडलॉर्ड है वो लोग क्या है, बाकी जनता से कठिन कंडीशन में काम कराते थे। सिचुएशन उसका सिचुएशन था बहुत ख़राब थे, है ना, वर्किंग कंडीशन ख़राब थे। वो हावर जो जितना घंटे काम करते थे उससे ज़्यादा ही करा लेते थे, है ना। तो ये सब चीज़ से बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ा, तभी जाके नक्सलवाड़ी का जो अपराइजिंग 1967 है वो हुआ है। विथ क्रिस्टलाइज्ड आफ्टर पुलिस फायर ऑन प्रोटेक्टिंग प्रिजन इन नक्सलवाड़ी विलेज दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, इसको तो हम लोग कवर किए ही हैं। लीडर यहाँ पे कौन कौन थे ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा इसमें और बार बार उसी को पढ़ना नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का। ठीक है, कैसे फॉर्म हुआ इसको एक बार समझ लेते हैं। पिछले स्लाइड है इसी को और पढ़ें, लेकिन वो अलग डायमेंशन से पढ़ें। याद रखना, ये ऐसा नहीं बोलना कि बार बार वही क्यों पढ़ा रहे हो, बार बार वही नहीं पढ़ रहे, वो अलग डायमेंशन से पढ़ें। ये फेज़ वाइज चल रहे हैं, है ना। तो हो सकता है कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आया, फिर सीपीआई मार्क्सिस्ट भी आ जाए। ठीक है,
तो जैसे ही 1967 हुआ, अपराइजिंग हुआ, फिर उसी के साथ क्या हुआ, फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया ग्रुपिंग का, ग्रुपिंग ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। उसी में से एक ऑर्गेनाइजेशन है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का, जिसे लीड किए गए थे चन्नू मजुमदार। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट इस्टाब्लिश इन 1969 इंस्पायर बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। देखो चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, क्योंकि उस समय जब चाइना को अगर देखोगे 1967 में, तो कम्युनिज़्म को फॉलो करते थे। कम्युनिज़्म मतलब वहाँ पे कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं होना चाहिए, हर चीज़ जो शेयर होगा वो पीपल के साथ शेयर होगा, हर चीज़ जो कंट्रोल होगा पीपल के पास कंट्रोल होगा, मतलब गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होगा। और इसका अगर आइडियोलॉजी देखोगे जो सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का, ये लोग क्या है, सीपीआई जो है एमएल मतलब मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट रिजेक्ट करते थे इलेक्टोरल प्रोसेस को एंड प्रमोट वायलेंट रिवॉल्यूशन टू अचीव पॉलिटिकल गोल। ये जो है मेन इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे था, इसका आइडियोलॉजी था मार्क्सिस्ट का लेनिनिस्ट का। जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि पहले वोट डालोगे, फिर वहाँ से इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाएगा, जितना भी इलेक्शन जो प्रोसेस है उसको ये लोग बाइकआउट करते थे और वायलेंट तरीके से पॉलिटिकल गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो क्या इंडिया में अगर ऐसा हो तो उसको तो फिर देशद्रोह में फिर जेल भेज दें, है ना। तो इसको ये ध्यान देना, इसका आइडियोलॉजी अपने को कंसीडर करके चलना है। दिस वाज द फर्स्ट मेजर इंस्टेंस ऑफ आर्म पीजेंट अपराइजिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद पहले क्या थे, जब ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश का जो मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ पे भी पढ़े होंगे, ब्रिटिश जो वर्किंग कंडीशन कराते थे वो कितना ख़राब थे, है ना। तो ये रहा जो वायलेंटली तरीके से इसका जो रिवॉल्यूशन पॉलिटिकल गेन करने का तरीका, जो इलेक्शन प्रोसेस को रिजेक्ट करके। फिर पोस्ट चन्नू जो मजुमदार का डेथ हुआ, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि फॉर्म तो हो गया, उसके लीडर कौन थे, जो चन्नू मजुमदार है ये थे। जब इसका डेथ हुआ चन्नू मजुमदार का, चारू मजुमदार जो है इसका डेथ हुआ, इसके बाद क्या हुआ, सीधी सी बात है, पहले जो लीडर थे, जो पावरफुल लीडर थे, वो उसका अगर डेथ हुआ तो फिर बाकी का जो आगे आने वाले लीडर हैं, अगर पावरफुल निकला तब तो ठीक है, लेकिन अगर वीक निकला तब ये पूरे डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। द पार्टी लेक क्रेडिबल लीडरशिप वाज फ्रेगमेंटेड, है ना, एंड वाज इवेंचुअली रिकॉग्नाइज एज अ रीऑर्गेनाइज एज अ सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन इन 1967। पहले क्या था, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कब तक था, जब चारू मजुमदार थे तब। जब इसका डेथ हुआ तो इसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर दिए गए, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन इन 1974, मतलब लिबरेशन और यहाँ पे ऐड कर दिए गए, मतलब ग्रुप लाइक जैसे कि सीपीआई एमएल बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, है ना, सत्यनारायण सिंह ग्रुप एंड फ्रैक्शन लेड बाई आसिम चटर्जी एंड संतोष राणा इमर्ज। तो जैसे इसका डेथ हो उसके बाद अलग अलग लीडर इमर्ज हो, क्या है, अलग तरीक़े से इसका ऑर्गेनाइजेशन भी बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन उस समय जब 1975 में इमरजेंसी लगा था तो उसमें क्या इम्पैक्ट डाले ये लोग, इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी 1975 में, द मूवमेंट फेसेस सीवियर रेप्रेशन विथ अराउंड 40,000 कैडर इम्प्रिजन यहाँ पे किए गए थे। ठीक है, जब इंदिरा गांधी के समय जब 1975 इमरजेंसी लगा उस समय सीवियर सेपरेशन का इनको सामना करना पड़ा था। तो ये तो रहा फेज़ 1। अगला जो है वो फेज़ 2 है, जिसमें से रिवाइवल एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपांसन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जब फेज़ 2 आया तो इसमें से जो बहुत सारे लोग हैं जो ये लोग फॉर्म किए थे उसका समर्थन करने लगे। बहुत सारे लोग क्या है, समर्थन करना स्टार्ट किए। तो जब समर्थन करना स्टार्ट किए तो इसका जो ग्रुप है वो एक्सपांड होना स्टार्ट हुआ। तो जितना भी कॉसेस थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे, हर चीज़ को हैंडल करना स्टार्ट किए। जब लोगों के प्रति उसका प्रॉब्लम उसको सॉल्व करोगे तो आपके प्रति ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन होंगे। तो सेम यही मेथड इन्होंने अप्लाई किया यहाँ पे कि जितना भी चाहे स्कीम से रिलेटेड इशू थे उसको क्या किए, गवर्नमेंट से बात करके सॉल्व करना स्टार्ट किए। तो यहाँ से अट्रैक्शन ज़्यादा स्टार्ट हो गया। तो जो फेज़ 2 है, नक्सलिज्म इन इंडिया वाज मार्क्ड बाई री इमरजेंस इन द मोस्ट वायलेंट फॉर्म। अब देखो, पहले जो फेज़ 1 में पढ़े हैं वो क्या है, उतना ज़्यादा वायलेंट अभी तक देखने को नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही फेज़ 2 में आए तो यहाँ पे वायलेंट स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो फेज़ 2 तक आते आते जो आम जनता का, जो पीपल का जो सपोर्ट था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया था।
एक्सटेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये सब क्या है, इस स्टेट में ये जो है फैलना स्टार्ट हो गया था फॉलोइंग द स्ट्रेटजी ऑफ प्रोटेक्टर वार, जिससे जस्ट ये लोग क्या एज्यूम करते थे कि जो रूरल एरिया है उसका हम लोग प्रोटेक्टर हैं। ठीक है, जितना भी रूरल एरिया में इशू है ना, चाहे गवर्नमेंट का स्कीम से रिलेटेड इशू हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से इशू हो, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड इशू हो, या फिर हेल्थ से इशू हो, हर चीज़ का ये प्रोटेक्ट करते थे गांव वाले को। ठीक है, तो फॉर्मेशन हुआ उसके बाद पीपल्स वार ग्रुप, जस्ट एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इस्टाब्लिश इन 1980 इन आंध्र प्रदेश। सेम जैसे कि वेस्ट बंगाल में जब नक्सलबारी से इमर्ज हुआ, वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन बना, तो जब ये फैला तो दूसरे स्टेट के कंट्री के जो लोग हैं उसको भी लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन में दम है, अगर इसका आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो हमारा भी जो फॉलोअर्स हैं, हमारा भी जो पब्लिक गेन है वो बढ़ सकता है। तो आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, वो है पीपल्स वार ग्रुप, जिसे 1980 में फॉर्म किया गया अंडर दी कोंडापल्ली सेथामरई। द PWG जो पीपल्स वार ग्रुप है ड्रेव हैवली फ्रॉम माओ से तोंग थ्योरी ऑफ पीजेंट रेस इंसरेक्शन। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि पीपल्स गवर्नमेंट मतलब थ्रो गोरिल्ला वारफेयर। क्या होता है गोरिल्ला वारफेयर? गोरिल्ला वारफेयर मतलब जैसे कि घना जंगल है, वहाँ पे छुप के वार करते हैं। अब ये जो लोग छुप के वार कर रहे हो और अलग से दूसरे अगर जो लोग गए वहाँ पे तो उसको टारगेट करने में आसानी होगा कि नहीं होगा? कोई बंदा अगर छुप के वार कर रहे हैं, क्योंकि एक तो इतना डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, और वहाँ से छुप के वार करोगे तो वहाँ पे स्ट्राइक करना बहुत इजी हो जाते हैं। तो इसको, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? गोरिल्ला वारफेयर बोलते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था, किसका ऑब्जेक्टिव? पीपल्स वार ग्रुप का ऑब्जेक्टिव था कि गवर्नमेंट जो होगा पीपल्स गवर्नमेंट होगा, पीपल के लिए गवर्नमेंट होगा, जितना भी वर्क करेंगे वो पीपल ओरिएंटेड होगा थ्रू गोरिल्ला वारफेयर। और इसका भी जो मेन जो एम था ये भी वायलेंस था। ठीक है, इसका भी एम था वो वायलेंस ही था, जैसे कि गोरिल्ला वारफेयर हो गया, कन्वर्टिंग रूरल एरिया इनटू रिबेटेड जोन बिफोर इंसर्कलिंग सिटीज़। तो ये लोग क्या करते थे कि जो रूरल एरिया है उसको एक लिबरेटेड जोन में ला देते थे, जिससे इन लोग का जो प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा तरीके से कर सकें, गवर्नमेंट से इसका ध्यान क्या है केंद्रित हो। तो फिर इमरजेंस अगर देखा जाए MCC का, MCC मतलब मॉइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, सेम जैसे आंध्र प्रदेश में ये ग्रुप बना है, सेम वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप यहाँ पे भी फॉर्म हुआ है। ठीक है, जैसे कौन सा है? मॉइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ओरिजिनली फॉर्म्ड अ दक्षिण देश इन 1969, आल्सो एम टू अचीव अ पीपल्स गवर्नमेंट थ्रू द ऑर्गेनाइज आर्म स्ट्रगल। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर समझोगे, जितना उस समय जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा था, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रहा था, वो कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट के आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है जितना भी आइडियोलॉजी है इन सब के में, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन बना उस समय में, तो सब के ऑर्गेनाइजेशन इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। मतलब हर का जो आइडियोलॉजी है वो एक ही पॉइंट में जाता था कि रूरल जो एरिया है, जो अंडर डेवलप है, उसको डेवलप करना, उसको अपलिफ्टमेंट में लेके चलना, ये सब यही देखने को मिला है। फिर यहाँ पे जब सेटबैक मिला इनको, सिक्योरिटी ऑपरेशन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वीकेन द मूवमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्योंकि भाई कॉमन सेंस लगाओ, ये लोग इतना ग्रुप बना रहे हैं, इतना लोगों को क्या है उकसा रहे हैं, तो गवर्नमेंट का काउंटर अटैक्शन भी तो होगा, काउंटर अटैक भी तो करेंगे गवर्नमेंट। तो इससे इसके तरीके से क्या हुआ कि इसका जो ऑपरेशन चलाते थे, जितना भी इंटरनल इन लोग का था, ये सब क्या हुआ, इसको सेटबैक पहुंचा बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट भी तो चाहेंगे कि ये लोग हमारे रिच को कम कर रहे हैं, अगर इसका ऑर्गेनाइजेशन अगर ज़्यादा बढ़ गया तो गवर्नमेंट के लिए थ्रेट बन जाएगा। क्यों थ्रेट बनेगा? क्योंकि यूज़ ही ये लोग वायलेंट कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये इस तरीके से सब ये क्या थे, इंटरलिंक थे। फिर अगला देखते हैं फेज़ 3 को। फेज़ 2 तक समझ आ गया। अब फेज़ 3 में क्या हुआ? फेज़ 3 ऑफ नक्सलिज्म इंडिया वाज मार्क बाय द फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स गोरिल्ला आर्मी इन 2000 में। अब देखो यहाँ पे भी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ, मार्किंग द ट्रांजिशन टू मोर कोऑर्डिनेटेड वायलेंस। लेकिन इसका जो वायलेंस है ये छूट नहीं रहा है। चाहे फेज़ 1 में कम वायलेंस थे, लेकिन वायलेंस थे। सेकेंड में ये जो वायलेंस है और इंटेंसीफाई हो गया।
फिर यहाँ पे जो थर्ड फेस है, यहाँ पे भी वायलेंस जो है इंटेंसिफाई है। जैसे कि पीपल वार ग्रुप हैं, है ना, ये MCC है, मॉइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर है, इमर्ज टू फॉर्म CPI मॉइस्ट विच बिकेम द मोस्ट डोमिनेटेड एंड वायलेंट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आउटफिट यहाँ पे आया। तो ये लोग मिल गए, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, जिससे कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे से स्ट्रेंथ किया जा सके और अच्छे से जो आइडियोलॉजी है मॉइस्ट का इसको प्रोपागेट कर सके, जिससे पीपल क्या है अट्रैक्ट हो, पीपल का हमें डोमिनेशन मिले। ठीक है, समझ आया। तो ये पूरा जो है 3 फेज में हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे। और कुछ है जिसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है टेरिटोरियल स्प्रेड। बाय 2000 नक्सलिज्म अफेक्टेड 233 डिस्ट्रिक्ट इन 20 स्टेट। अब देख लो, पहले जब 1967 में नक्सलबारी से स्टार्ट हुआ तो उस समय का नक्सलिज्म का एरिया देख लो, और अभी जब 2000 का पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इस समय का नक्सलिज्म देख लो। ये लोग फैल चुके थे 233 डिस्ट्रिक्ट और 20 स्टेट में इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। पर्टिकुलरली इन दंडकारण्य रीजन, दंडकारण्य मतलब थोड़ा दक्षिण साइड, जैसे बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, फिर ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये तो कुछ प्रोमिनेंट स्टेट हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग अपना टेरिटोरियल एक्सपांसन कर चुके थे। पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, मॉइस्ट ऑपरेट अ पैरेलल जुडिशरी गवर्नमेंट इन अफेक्टेड एरिया। अब देख लो, ये तो ज़्यादा थ्रेट करेगा जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके लिए। गवर्नमेंट बनाई है पीपल के लिए, लेकिन ये लोग क्या करते थे, अपना खुद का एक पैरेलल गवर्नमेंट रन कर रहे थे। सेंट्रल में जैसे एक गवर्नमेंट है तो साथ ही साथ दूसरा गवर्नमेंट ये लोग चला रहे थे, जिसमें से क्या इंक्लूड है जुडिशरी, गवर्नमेंट का पूरा अफेक्ट है, पूरा जो वर्क है उसको अफेक्ट करते थे। तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जो नक्सलिज्म है, एक्टिविटीज़ आर नॉट कन्फाइंड टू 9 स्टेट। पहले 20 स्टेट में पूरा फैल चुके थे, अब वहाँ से गवर्नमेंट के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, जितना भी काउंटर ऑपरेशन चला उससे अभी तक ये 9 स्टेट में अभी एक्टिव हैं। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो ये लोग यहाँ तक अभी एट प्रेजेंट क्या है, एक्टिव है। इसके बाद थोड़ा मेजर अटैक्स हम लोग समझ लेते हैं कि अभी तक इन्होंने क्या ऐसा मेजर अटैक्स किए हैं। तो नक्सलाइट मॉइस्ट इंसर्जेंसी है लीड टू सेवरल, यहाँ पे इंसर्जेंसी यूज़ हुआ है, क्यों मिलिटेंसी क्यों यूज़ नहीं हुआ है। इंसर्जेंसी जो होता है ये एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे में होता है, एक रेबेलियन ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन मिलिटेंसी एक उतना ब्रॉड टर्म नहीं है जितना इंसर्जेंसी है, ठीक है। मिलिटेंसी को एक इनफॉर्मल बोल सकते हो, लेकिन जो ये इंसर्जेंसी है ये क्या है, एक फॉर्मल ग्रुपिंग होता है। तो नक्सलाइट मॉइस्ट इंसर्जेंसी हैड लीड टू सेवरल सिग्निफिकेंट अटैक इन इंडिया ओवर द ईयर, जिसमें से कुछ अपने को समझना है। वो है जैसे कि दंतेवाड़ा अटैक हुआ है ऑन अप्रैल 6, 2010। मॉइस्ट इंसर्जेंस एम्ब्यूज का मतलब वही होता है गौरिल्ला वारफेयर, जिसमें जंगल में क्या है छुप जाते हैं, है ना, घने पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पे छुप के वार करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो एम्ब्यूसेस लगा के, एम्ब्यूसेस मतलब जैसे कि झाड़ी हो गया, वहाँ पे छुप करके क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे, गन चलाते थे, फायरिंग करते थे। तो मॉइस्ट इंसर्जेंस एम्ब्यूसेस अ कॉन्वे ऑफ सेंट्रल, जैसे कि CRPF का हो गया, नियर चिंतान विलेज इन छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, रिजल्ट इन डेथ ऑफ 76 CRPF पर्सनल। देख लो, इसका जो मेजरली जो एक्टिव जो चलता है ये एम्ब्यूज हो गया या फिर गौरेला वारफेयर चलता है। क्यों ये लोग इसमें ज़्यादा स्पेशलाइज हैं, क्योंकि उस समय का बात जब ध्यान दोगे 1967 का, तो मोस्टली क्या थे, रूरल एरिया थे, और रूरल एरिया में जाओगे तो ज़्यादा घने जंगल ही मिलते हैं। आदिवासी क्षेत्र में जाओगे तो ज़्यादा अपने को घने जंगल ही मिलते हैं। तो इस केस में ये लोग क्या हैं, स्पेशलाइज हो गए हैं कि घने जंगल में कैसे वार करना है। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उस समय। दंतेवाड़ा, फिर अगला अगर समझते हैं तो वो है दंतेवाड़ा बस बम्बिंग हुआ ऑन May 17, 2010। मॉइस्ट टारगेट अ सिविलियन बस इन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बाय डिनोटिंग अ लैंडमाइन लीडिंग टू दैट ऑफ 31 to 44 इंडिविजुअल इंक्लूडिंग स्पेशल पुलिस ऑफिसर एंड सिविलियन। तो ये अलग जो है बम्बिंग यहाँ पे हुआ है दंतेवाड़ा में। फिर एक आता है जहानाबाद जेल ब्रिक ऑन November 13, 2005। ओवर 1000 मॉइस्ट इंसर्जेंट्स अटैक टू जहानाबाद प्रिजन इन बिहार, फ्रीजिंग मोर देन 300 इनमेट्स
इंक्लूडिंग सेवरल टॉप मॉइस्ट लीडर को क्या है बरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक जो है अटैक्स यहाँ पे देखने को मिला। फिर रिसेंटली जो है सुकमा अटैक हुआ है, जो 24 अप्रैल 2017 को मॉइस्ट ने एम्ब्यूज कर दिया है सीआरपीएफ कन्वे इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, किलिंग 26 पर्सनल। तो ये क्या है, कुछ जितना भी अटैक हुए हैं ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। और कुछ अटैक्स हैं जैसे कि सुकमा बीजापुर अटैक हो गया 2021 में, एम्ब्यूज बाई मॉइस्ट मिलिटेंसी इन सुकमा बीजापुर बॉर्डर एरिया टू लीड डेथ ऑफ 22 सिक्योरिटी पर्सनल एंड 22 इंसर्जेंट्स। फिर इंद्रावती फॉरेस्ट क्लैश हुआ है ना 2025 रिसेंटली का, कि छत्तीसगढ़ इंद्रावती फॉरेस्ट रीजन अ क्लैश बिटवीन मॉइस्ट इंसर्जेंट्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस रिजल्ट इन द डेथ ऑफ एटलीस्ट 31 रेबेलियन एंड 2 पुलिस ऑफिसर। तो ये क्या है, कुछ मेजर अटैक है। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको कोड कर सकते हो, कोड करोगे इसलिए इसको बता रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल जब दोगे तो इसे कोड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो अभी तक क्या करते हैं, इस क्लास में हम लोग इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका पूरे नक्सलिज्म का कॉजेज़ क्या है और जितना भी डाइवर्सिफाई कंटेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।